तो विक्की जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 50 पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस के जो आपके बिहार एसएससी, बिहार टीचर और बिहार दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? फ्रेंड्स, वर्ष 1943 में जो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका सिंगापुर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, सिंगापुर में 4 अप्रैल 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था और आजाद हिंद फौज का जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस को। वहीं आजाद हिंद फौज का गठन का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को श्रेय जो दिया जाता है गठन का, वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है और इसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो फिर चंपारण जनपद में जो तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य था, ये आपका था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर लगान की खेती करवाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो फिर नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव को पारित किया गया था, वो कौन सा प्रस्ताव था? तो वो आपका था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और एक जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नयन सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, जो आधुनिक भारत का जो पिता कहा जाता है, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वहीं राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था 1772 में और इनका जो डेथ हुआ था, ये हुआ था लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 में का डेथ हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जो अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालचारी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या इनमें से कोई नहीं। फिर महात्मा गांधी का जो अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है, ये कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? फ्रेंड्स, ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड बैटिंग। फ्रेंड्स, जो लॉर्ड बैटिंग था, वो भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वहीं लॉर्ड बैटिंग की बात करें तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था चार्टर एक्ट 1833 के तहत, वो था लॉर्ड बैटिंग। अगला प्रश्न चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, या मुंबई अधिवेशन में, या कोलकाता अधिवेशन में। तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था हरिपुरा के अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में चुनाव हुआ था, जो पितामह सीताराम मैया को हराकर चुने गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। वहीं त्रिसंकट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1939 में। इन दोनों सदनों में जो सभापति चुने गए थे, वो सुभाष चंद्र बोस को चुने गए थे, लेकिन बाद में त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कार्य करने से समाप्ति हटकर बाद में राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो त्रिसंकट अधिवेशन में बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न चलते हैं, चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास कब किया गया था? तो कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवकों को प्रतियोगिता में खुली प्रतियोगिता को आयोजन करने हेतु कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका 1833 के द्वारा, 1853 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल या खेड़ा। तो फ्रेंड्स, जो अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, कौन सा आंदोलन को जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था,
बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया। गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। सभी फिर जो सही कथन है वो आपका बी है, क्योंकि बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, और जो गांधी इरविन समझौता है ये आपका 1931 में हुआ था। 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, सूत्री विभाजन का चरण का नाम बताएं जिनके द्वारा विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो जो विभाजित सेल के गुण सूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं वो सूत्री विभाजन का कौन सा चरण है? तो ये आपका है मेटाफेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है जैव विविधता, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, कृषि उत्पादकता या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हरे और स्वच्छ उत्पादन का मुख्य लक्ष्य है ये आपका अपशिष्ट न्यूनतीकरण से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, समुद्री ककड़ी जिसे सी कुकुम्बर कहा जाता है उसको निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? तो फ्रेंड्स समुद्री ककड़ी है वो जो किससे इंगित करता है? ऑप्शन एक समुद्री आकृति को, सलाद के एक मछली को, या एक सलाद के सब्जी को, या एक मछली को, इनमें से सभी। तो फिर जो समुद्री ककड़ी है वो इंगित करता है आपका समुद्री आकृति के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये समुद्री अकशेरुकी को। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 1980, 1984, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो फिर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो लाया गया था वो लाया गया था 1974 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो फ्रेंड पृथ्वी द्वारा जो कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है ये आपका कहलाते हैं कार्बन स्पेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक है? ऑप्शन है CO2, CH4, SF6 उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जो वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक है वो आपका है सल्फर हेक्साक्लोराइड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जाति या इसके संशिष्ट में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीन, जीन पूल, जैव विविधता, में से सभी। तो फ्रेंड्स एक जाति या इसके संशिष्ट में कुल आनुवंशिक विविधता को जो कहा जाता है ये कहा जाता है जीन पूल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो फिर इंडोर वायु प्रदूषण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है वो कौन सा है? तो ये आपका रेडॉन गैस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रेडॉन गैस को महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषण गैस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो फिर पृथ्वी का धुरी पर एक अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है ये कहा था किसने? ये कहा था मिल्युटिन मिलानकोविच ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, में सब है। तो फ्रेंड्स एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, या अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जो उल्लेख है ये आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? फ्रेंड कौन सा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, मद्रास या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ये आपका किया गया था कौन सा में? तो ये आपका किया गया था मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और मुंबई में जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था 7 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से
के संबंध से असत है। ऑप्शन है धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन के स्वतंत्रता प्रदान करना। इनमें उल्लेख है कि राजा का अपना धर्म होता है, उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसमें उल्लेख है कि राज का अपना धर्म होता है, जबकि राज का कोई धर्म नहीं है संविधान के प्रस्तावना के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बी.एन. पाटिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति या उपयुक्त में सभी। जो मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल करने की जो सिफारिश जो की थी, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए जो सिफारिश किया गया था, एक किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश जो संशोधन हुआ था 2022 में, वो निम्न में किस राज्य पर लागू होता है? तो जो संशोधन हुआ था 2022 में संविधान में, द्वितीय संशोधन, ये आपका 2022 में जो किस राज्य में लागू होता है? तो ये आपका होता है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में जायद ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड, जायद ऋतु के संबंध में जो आपका कथन वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है या खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, या रबी के ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, या शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती है, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में जो कथन सत्य है, ये आपका हो जाएगा बी, या रबी की ऋतु के बाद में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर क्या है? ऑप्शन है 5.9%, 7.1% या 10%। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर है वो आपका 7.1% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज भंडार के लिए है? ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं। तो कोरापुट जिले में जो पंचपतमाली भंडार है वो आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं? तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है दक्षिण भारत के, वो किस स्थान पर मिलते हैं? तो ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियां पे मिलते हैं, नलमला की पहाड़ियां पे, या सतपुरा की पहाड़ियां पे, इससे अधिक। पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट जो मिलते हैं दक्षिण भारत के, वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नीलगिरी की पहाड़ियां को ही ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों को ही सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो सबसे भारत की सर्वाधिक चोटी है हाइट में, वो आपका है दोदा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ियां पर, जिसकी हाइट है 6000 सॉरी जिसकी हाइट है 2637 फीट मीटर 37 2637 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, साल बबूल और बर्फ की शुष्क उष्णकटिबंधीय के वन के प्रकार हैं जिसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो जो साल बबूल बर्फ जो है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, ठीक है, उसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है, या 51 से 151 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो फिर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 से 101 सेंटीमीटर के बीच में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, उपयोग में से अधिक। तो जो कैमूर पठार जो प्रसिद्ध है वो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कैमूर पठार है ये आपका बिहार के कैमूर प्लस रोहतास में स्थित है, रोहतास में ये स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? बिहार में जो कृषि भूमि जो जिसमें खेती किया जाता है जोताई कर कर, उसका औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो उसका जो औसतन आकार है दूसरे राज्यों की तुलना में आपका न्यूनतम से द्वितीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, कलर यहाँ पे बदल लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये आपका है 918।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो आपका केरल है, केरल में जो आपका है 1084। वहीं सबसे कम बात करें लिंगानुपात में तो आपका है हरियाणा, हरियाणा का, जिसका है 879 लिंगानुपात। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? फ्रेंड्स ऑप्शन है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, या बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, या 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी, 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में ही बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1911, 1912, 1885 या 1886। फ्रेंड्स बिहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 की। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। और सन 1911 में याद रखिएगा जो दिल्ली की जो सॉरी भारत की राजधानी जो थी 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, लेकिन जो घोषणा किया गया था 1911 में ही कर दिया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली रखी जाएगी। लेकिन जो दिल्ली की राजधानी ऑफिशियल तौर पर बना वो बना 12 दिसंबर 1912 को। और 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है इतिहासकार, अभिनेता, प्रसिद्ध खिलाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज उधास थे वो एक सिंगर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो आप पंकज उधास थे एक एक थे सिंगर। अगला प्रश्न है, टाइफून गेमिंग का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? फ्रेंड्स जो टाइफून गेमिंग है एक तूफान है, तेज हवा का तूफान, जिसको दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। दो इंजन की एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? फिर जब दो इंजन एक दूसरे को पार करते हैं, जो देखने वाला था उसको तरातु की कमी प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य संरक्षण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो फिर अनुदैर्ध्य संरक्षण में जो होता है विरल के स्थानों पर दाब माध्यम का घनत्व एवं दाब समान अवस्था की तुलना में जो होता है वो होता है आपका कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? फिर बायोडीजल होता है उसके उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो ये आपका अपनाई गई है ट्रांसएस्टिफिकेशन। ट्रांसएस्टिफिकेशन के द्वारा नीम के बीज का तेल, बादाम के बीज का तेल, अलग अलग वनस्पतियों के बीज का तेल निकाला जाता है, जिसको बायोडीजल के उत्पादन के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ट्रांसएस्टिफिकेशन के उत्पाद के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा बायोडीजल उत्पाद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शन है परमाणु के सभी आंतरिक और बाह्य कक्षा में, बड़ा ना होगा बाह्य कक्षा होगा, यहाँ पे आपका मिस्टेक है राइटिंग, बाह्य कक्षा में, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में, यहाँ परमाणु सभी आंतरिक और सभी बाह्य कक्षा में, और परमाणु सबसे आंतरिक कक्षा में। तो फिर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपका परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित होते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, बी है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, ऑप्शन सी है खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। भोजन में लवणों का जो मुख्य भूमिका पूछ रहा है, भूमिका नहीं पूछ रहा, मुख्य भूमिका जो पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाए थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो फ्रेंड जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन नाम मूर्ति हेराल्ड, न्यायमूर्ति एडम बिस्टन, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड। यहाँ पे न्यायमूर्ति हो जाएगा, नाम नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका असहयोग आंदोलन के बाद जो महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे वो आप थे न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को ये आपका हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, यह कथन किसका है? तो जो भारतीय रेलवे के बारे में बताया गया है कि विविध संस्कृतियों के लोग एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, तो यह उपरोक्त कथन किसका है? जो बोले थे बात, ये बोले थे महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? फ्रेंड, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये कब लौटे थे? ऑप्शन है जनवरी 1915 में, दिसंबर 1920 में, या मार्च 1919 में। तो फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे, ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके लौटने के आगमन पर। और भारत में दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद इनका पहला जो सत्याग्रह था, यह चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत प्रथम सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी का था वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड, जो रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, एक कथन है किनका? एक कथन आपका है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक कथन आपका है फ्रेंड्स एडविन, एक राजनेता थे एडविन, ऑप्शन मिस्टेक है, एडविन सैमुअल माउंटगेव, माउंट गेव नाम के एक नेता थे जिन्होंने यह बोला था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का एक राजनीतिक दर्शन नहीं है? ऑप्शन है एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, या ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील होना, या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, या उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर जो भारतीय संविधान का एक राजनीतिक दर्शन नहीं है, ये आपका है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन 1975, 1974 और 1976। तो फिर भारत में मौलिक कर्तव्य को पहली बार शामिल किया गया था, ये आपका 1976 में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से है। सेकंड ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया जो राष्ट्रीय शासन में परिवर्तन संबंधित है, या 57वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर जो राइट नहीं है, ये आपका है 7वां संविधान संशोधन 1956 जो राष्ट्रीय शासन में परिवर्तन से संबंधित है। फिर जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड, संविधान में जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 3 को 12 से 35 बीच में जो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स इस प्रश्न आपका होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड, वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद।